जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में एनसीपी शरद पवार के सुर बदले हुए हैं। पवार परिवार ने एक अलग ही राग छेड़ा हुआ है, जिसमें अजीत पवार के लिए फूल बरस रहे हैं। पार्टी में पहले ही जब से महायुति को प्रचंड बहुमत मिला है, सांसदों विधायकों ने तो मोर्चा खोला ही हुआ है, लेकिन इसके इतर पवार परिवार में भी अब अलग रुख अपनाने लगे हैं लोग, और साथ ही अजीत पवार के नेतृत्व को स्वीकार करने की बात कर रहे हैं। दोनों धड़ों को, जो परिवार बटा हुआ है, उनको एक करने की, पार्टियों के मर्जर करने की मांग होने लगी है। और इसमें वही लोग हैं जो चुनाव से पहले, नतीजों से पहले अजीत पवार के खिलाफ लड़ रहे थे, जिन्हें पार्टी का सर्वे सर्वा बनाने तक की बात हो रही थी। और ये जो बदलाव हुआ है, ये मुखर तौर पर सामने आया जब से शरद पवार का जन्मदिन था। शरद पवार का 84वां जन्मदिन था और उनके जन्मदिन पर अजीत पवार पहुंचे उन्हें बधाई देने के लिए। और वहां पर उनके परिवार के दूसरे लोग भी थे, जिनमें योगेंद्र पवार थे। योगेंद्र पवार जो कि अभी बारामती में उनके खिलाफ जो है, जिन्होंने चुनाव लड़ा यहाँ पर अजीत पवार के खिलाफ। इसके अलावा रोहित पवार थे, उनकी माताजी थी सुनंदा पवार। रोहित पवार वो हैं जिन्हें शरद पवार ये कह चुके हैं इस तरह से कि वो मेरे वारिस है, एक तरह के, वो पार्टी वही संभालेंगे, यहाँ पर मुख्यमंत्री तक बन सकते हैं। इस तरह की बातें उन्होंने चुनाव के दौरान कही थी रोहित पवार के लिए। ये सब लोग मौजूद थे और वहां पर जो बयान आया परिवार को लेकर, जिसमें योगेंद्र पवार ने भी कहा कि पार्टी अलग है, राजनीति अलग है, परिवार अलग है, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। हमारे, चाहे हम चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन परिवार में कोई समस्या नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। अजीत पवार ने भी ये बात कही कि राजनीति अलग है और वो अपने जो शरद पवार हैं उनका सम्मान करते हैं, उनके गुरु हैं, उनसे बड़े हैं, तो वो उन्हें बधाई देने आए हैं। और फिर इसमें आया सुनंदा पवार का सबसे बड़ा बयान। सुनंदा पवार ने ये बात साफ साफ कह दी कि परिवार जब एकजुट रहता है तो उसमें ताकत होती है, वो शक्तिशाली होता है। और पवार परिवार जो है वो पीढ़ियों से सुख दुख में एक दूसरे के साथ बना रहता आया है और अब भी परिवार को एक हो जाना चाहिए। अब देखिए, परिवार के लोगों के अंदर से ही, खास तौर से जो धड़ा शरद पवार के पास है, यहाँ तो अजीत पवार ने जो कहा वो तो पहले से ये बात कहते आए हैं, वो कभी भी शरद पवार के खिलाफ नहीं रहे हैं। उन्होंने शरद पवार के खिलाफ बयान नहीं दिया, उनकी हमेशा इज्जत करते आए और उनसे मिलते भी आए हैं, उनके जन्मदिन पर भी पहुंचे हैं। लेकिन जो बयान बदले हैं वो हैं पवार गुट के, शरद पवार गुट के बयान। क्योंकि चुनाव से पहले जिस तरह से अजीत पवार को टारगेट किया जा रहा था और ये कोशिश हो रही थी कि शरद पवार अगर जीत जाते हैं तो फिर राजनीतिक भविष्य पार्टी का उन्हीं के साथ है और वहां पर योगेंद्र पवार, रोहित पवार का जो है महत्व होगा, क्योंकि ऐसे समय में उन्होंने जो है शरद पवार का साथ दिया और अजीत पवार की जगह वो ले सकेंगे। लेकिन जैसे ही नतीजे आए और ये पता चला कि शरद पवार जो है अब अपना राजनीतिक अस्तित्व ही खोने वाले हैं, उनके राजनीतिक भविष्य पर विराम लग रहा है और यहाँ तक कि पूरी पार्टी अब अजीत पवार के तहत ही इकट्ठा हो रही है। तो इसके बाद सुर बदल गए हैं और अब अजीत पवार के साथ आने की बात होने लगी है। देखिए, शरद पवार के नेतृत्व पर ऐसे ही सवाल नहीं उठ रहा है, जो पूरी स्ट्रैटेजी रही है। शरद पवार ने जिस तरह से अजीत पवार के खिलाफ जो तरीका अपनाया, उन्हीं के ही भतीजे को खड़ा कर दिया, इसका उन्हें जो है नुकसान उठाना पड़ा। जहां लोकसभा चुनाव में अजीत पवार ने यही किया था, अपनी उनकी बहन, चचेरी बहन जो है सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी ही पत्नी को उन्होंने उतार दिया, सुनेत्रा पवार को, और उसका नुकसान उन्हें हुआ। जो है वहां पर एक इमोशनल वोटिंग हुई, ये चीज जो है अजीत पवार के खिलाफ गई। इसलिए उन्होंने बाद में बार बार माफी मांगी इस बात के लिए कि परिवार के खिलाफ नहीं उतारना चाहिए था, राजनीति अलग है, परिवार के खिलाफ इस तरह से दुश्मनी नहीं निभानी चाहिए। उन्होंने इसके लिए माफी मांगी बार बार, लेकिन शरद पवार ने भी वही काम कर दिया और अजीत पवार ने ये बात कही कि मुझसे गलती हुई थी, लेकिन आपने और बड़ी गलती कर दी, आपने भी वही किया जो मैंने किया, तो फिर अंतर क्या रहा। तो ऐसे में जो इन्होंने जो बात जो है लोकसभा में भुनाई थी अजीत पवार के खिलाफ, विधानसभा आते आते वही बात जो है शरद पवार पर उल्टी पड़ गई। उन्होंने जो तरीका अपनाया, अब उसकी आलोचना होने लगी। लोगों को ये ठीक नहीं लगा, क्योंकि पहले ही उन्होंने सुनेत्रा पवार को हराकर सुप्रिया सुले को जिताया, लेकिन जब अजीत पवार अपनी गलती मानने लगे तो शरद पवार जो है वो अकड़ गए और उन्होंने योगेंद्र पवार को वहां पर उन्हीं के चाचा के खिलाफ उतार दिया। और देखिए, बारामती में जो है अजीत पवार की जीत हुई। तो यहाँ बात सिर्फ देखिए विधायक, सांसद, सीटों की नहीं है, यहाँ बात पूरे नेतृत्व की है कि अब शरद पवार के नेतृत्व पर सवाल उठ रहा है। उनकी उम्र भी हो गई है और वो जिस तरह से उन्होंने पार्टी को एक अपनी जिद में जो दो टुकड़ों में बांट दिया, अब उसकी भी आलोचना होने लगी है। क्योंकि कभी भी अजीत पवार ने
शरद पवार का विरोध नहीं किया। ये दिखाया जाता है कि वो शरद पवार के खिलाफ है, शरद पवार के नेतृत्व का विरोध किया है, लेकिन अजीत पवार ने ये नहीं किया। अजीत पवार का झगड़ा था कि आगे किसको ये नेतृत्व मिलेगा, क्योंकि शरद पवार अब इस उम्र में हो गए हैं कि वो जल्द ही रिटायरमेंट लेंगे राजनीति से और पार्टी किसी को तो सौंपनी पड़ेगी। और इसमें जिस तरह से अजीत पवार एक्टिव रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में और उन्होंने पार्टी को संभाला है, तो ऐसे में उनकी ये इच्छा थी कि उनको पार्टी की कमान दी जाए। लेकिन शरद पवार जो है अपनी बेटी को कमान देना चाहते थे, सुप्रिया सुले को, लेकिन सुप्रिया सुले जो है वो इतनी काबिल नहीं है। वो हमेशा केंद्र की राजनीति में रही, वो सांसद बनकर वहां पार्लियामेंट में ही वही जाती रहती हैं, दिल्ली में ही रहती हैं। वो महाराष्ट्र की राजनीति उस तरह से नहीं कर पाई जैसे शरद पवार ने की, जैसे अजीत पवार ने की। अजीत पवार एक आध बार जो है वो केंद्रीय राजनीति में आए, लेकिन फिर वो महाराष्ट्र की तरफ लौट गए और उन्होंने तय कर लिया कि उन्हें महाराष्ट्र में ही रहना है और यही काम करना है। तो उन्होंने अपनी दिलचस्पी और अपना अधिकार उन्होंने पूरा दिखाया। लेकिन शरद पवार को अपना पुत्री मोह था, तो उस पुत्री मोह में उन्होंने अजीत पवार की बात नहीं सुनी और सही व्यक्ति को विरासत देने की बजाय वो भी अड़ गए। जैसे कि अब उद्धव ठाकरे के परिवार में हुआ। राज ठाकरे का झगड़ा कभी भी बाला साहेब ठाकरे से नहीं था, जैसा कि दिखाया गया उस टाइम जब राज ठाकरे अलग हुए और वो दिखाया गया कि उन्होंने बाला साहेब का विरोध किया। लेकिन राज ठाकरे बाला साहेब के नेतृत्व के खिलाफ कभी नहीं थे, उनका सम्मान करते थे, आज भी करते हैं, गुरु भी मानते हैं उन्हें और रिश्तेदारी भी है, तो वो कभी उनके खिलाफ नहीं थे। लेकिन वो इस बात के खिलाफ थे कि उद्धव ठाकरे जो है वो शिवसेना संभालने के लायक नहीं है, तो सिर्फ बेटे होने के कारण उन्हें शिवसेना की कमान ना दी जाए, जो काबिल है उसे दी जाए, क्योंकि ये एक कैडर बेस्ड पार्टी है। इसमें किसी एक व्यक्ति की बात नहीं होती है, इसमें सब मिलकर काम कर रहे हैं। इसे एक परिवार की पार्टी ना बनाया जाए, कम से कम पिता से पुत्र, अगर पुत्र काबिल हो तो भी, लेकिन अगर वो काबिल नहीं है तो उसे क्यों दिया जाए। राज ठाकरे का यही कहना था और ये बात साबित भी हो रही है कि किस तरह से आज उद्धव ठाकरे ने शिवसेना को डुबो दिया। वो अपने पिता की कही बातों से ही अब पीछे हट रहे हैं, हिंदुत्व के एजेंडे को उन्होंने छोड़ दिया, हिंदुओं से गद्दारी की, ये दिख रहा है। लेकिन उस वक्त बाला साहेब ठाकरे भी इसके लिए तैयार नहीं हुए, तो राज ठाकरे ने अलग रास्ता अपनाया और शरद पवार ने भी यही किया। वो अपनी बेटी को लेकर वो भी चाहते थे कि पार्टी की कमान मेरी बेटी के पास आए, मैं उसे मुख्यमंत्री बनाकर छोड़ जाऊं या फिर कम से कम जो पार्टी है उसको सत्ता में छोड़ जाऊं और मेरे नेतृत्व में होगा। अजीत पवार अब बाहर है तो सुप्रिया सुले को कमान मिलेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो ये कहीं ना कहीं परिवार में जो है शरद पवार पर भी सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने अपनी जिद में, अपनी नाकाबिल बेटी के चक्कर में जो है उन्होंने ये जो पार्टी है वो उसको सौंपने के लिए ये यहाँ इस हद तक गए कि उन्होंने पार्टी का टूटना स्वीकार कर लिया और अजीत पवार का भी सब्र टूट गया और वो जो है पार्टी से अलग हो गए। लेकिन इसमें अजीत पवार विजेता बनकर निकले और पार्टी में ये साबित हो गया कि असली नेतृत्व कौन कर सकता है, कौन पार्टी को आगे ले जा सकता है। और इसलिए अब परिवार के लोगों का भी मन बदलने लगा है। वरना रोहित पवार के लिए जिस तरह शरद पवार ने कहा था कि मेरे बाद वो होंगे, जैसे जैसे मेरी राजनीतिक यात्रा रही वही रोहित पवार की यात्रा रही है, पूरा उन्होंने खुद से उनकी तुलना की थी। लेकिन अब रोहित पवार की माता जी ही वो कहने लगी हैं, सुनंदा पवार, कि अब जो है अजीत पवार के साथ ही आ जाना चाहिए, पार्टियों को मर्ज कर लेना चाहिए, विलय कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर शरद पवार जो है वो सरेंडर मोड में दिख रहे हैं। आजकल बयानबाजी भी कम करते हैं, खासतौर से अजीत पवार के लिए भी बयानबाजी नहीं करते हैं, जो खुलकर बोल रहे थे। और अब वो इस स्थिति में है कि करे तो क्या करें, क्योंकि अब उनकी उम्र हो गई है 84 साल। अगला चुनाव जो है उनका 89 साल में आएगा, तो वो कितने एक्टिव रह पाएंगे। स्वास्थ्य जो है साथ छोड़ देगा, उनको तबीयत को लेकर तो पहले ही परेशानी होती है। वहीं सुप्रिया सुले हैं, वो उस तरह से एक्टिव नहीं है महाराष्ट्र में, तो अब उनकी निर्भरता अपने परिवार की दूसरी पीढ़ी पर ही है, जिसमें रोहित पवार, युगेंद्र पवार ये लोग हैं। लेकिन अब ये महाराष्ट्र में वो चेहरा नहीं है जो शरद पवार की जगह ले सके, इसीलिए इन लोगों को भी भरोसा नहीं है और ये चाहते हैं कि हम एक मजबूत नेतृत्व में जाएं और एनडीए का और यहाँ पर महायुति का हिस्सा बनके अजीत पवार के तहत उसमें पार्टी का विलय कर दें। देखिए, वैसे भी शरद पवार को भी अगर उनके नजरिए से देखें, अगर वो अपनी बेटी की बात अब उन्होंने सोचनी छोड़ दी हो तो उनको एनडीए में जाने में कोई समस्या नहीं रही है। एनसीपी के महायुति से विचार तो अलग है, तुष्टीकरण करती रही है, लेकिन इस तरह का तुष्टीकरण नहीं है जैसे कि कांग्रेस का है, कि कांग्रेस जो है उसको पूरे देश में मुसलमानों के वोट चाहिए तो वो किसी भी स्तर तक गिर जाती है और बिल्कुल भी मुसलमानों को नाराज नहीं कर सकती। लेकिन एनसीपी शरद पवार के साथ ये बात नहीं है।
वो तुष्टीकरण, पूरी तरह तुष्टीकरण पर आधारित पार्टी नहीं है, मराठा की राजनीति भी करती रही है और ऐसे में उसको महायुति के पास जाने में, सत्ता में शामिल होने में कोई समस्या उतनी नहीं है। शरद पवार पहले भी बाहर से समर्थन दे चुके हैं बीजेपी को। तो यहाँ पर अब शरद पवार के लिए सिर्फ एक समस्या है, गठबंधन समस्या नहीं है। यहाँ समस्या है कि अपना महत्व, अगर वो अपनी बेटी की बात भी छोड़ दे तो उनको अपने महत्व की भी चिंता होती है कि अभी वो जैसे राजनीति के चाणक्य कहलाना और सब में बड़े बुजुर्ग बन के रहना, मीडिएटर बनना। आप देखेंगे अभी अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन की बात हुई उसमें शरद पवार के घर पर बैठक हुई। अब शरद पवार के घर पर अभिषेक मनु सिंह भी मौजूद थे, यहाँ से राघव चड्ढा जा रहे थे और शरद पवार जो है वहां पर इनके बीच में तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले जब महाविकास आघाड़ी में सीटों को लेकर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच में झगड़ा हुआ तो शरद पवार सुलझाने पहुंचे। शरद पवार यहाँ अडानी के साथ भी मुलाकात करते हैं। तो शरद पवार जो है वो ऐसे व्यक्ति बने हुए हैं कि वो सारी समस्याओं का हल उनके पास है, बड़े बुजुर्ग की तरह, मिडिल मैन की तरह, और इससे उनका महत्व उन्हें मिलता है और यही महत्व वो चाहते हैं। जैसे ही वो यहाँ पर पार्टी मर्ज होगी, अजीत पवार जो है नेतृत्व करेंगे, एनडीए का हिस्सा बनेंगे, तो शरद पवार जो है उनका ये महत्व कम हो जाएगा क्योंकि बीजेपी उनको इस तरह से बीच बचाव वाला आदमी नहीं बनाने वाली है। बीजेपी खुद हैंडल करती है, वो शरद पवार के भरोसे नहीं है। तो शरद पवार को ये भी चिंता सताती है। लेकिन जिस तरह से परिवार का दबाव इस वक्त है, परिवार जो कह रहा है कि अब अगर जो है मर्ज नहीं हुए तो फिर परिवार जो है कमजोर रहेगा, पार्टी कमजोर रहेगी। तो ऐसे में शरद पवार को डर ये भी है कि अब अगर उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया तो उनके आसपास के जो परिवार के लोग ही हैं वो अजीत पवार के साथ चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ रह के फायदा ही नहीं है। 10 विधायकों वाली पार्टी में आप क्या करोगे? वो विधायक भी कब चले जाएंगे यही नहीं पता। जो इनके सांसद हैं वो तो बीजेपी के संपर्क में है, ये बात भी सामने आ चुकी है। तो ऐसे में डर यह है कि इससे पहले कि किला पूरी तरह ध्वस्त हो जाए तो जो बाकी लोग हैं वो अपनी जान बचाकर, अपना राजनीतिक भविष्य बचाकर एक सही संरक्षण पाना चाहते हैं जो कि उन्हें अजीत पवार के तहत मिल सकता है। इसलिए अब शरद पवार पर चारों तरफ से दबाव है, पार्टी नेताओं की तरफ से भी और परिवार की तरफ से भी, कि अजीत पवार के साथ पार्टी को मर्ज कर लिया जाए और जो शरद पवार हैं वो संरक्षक की भूमिका में आ जाएं, वो एक्टिव पॉलिटिक्स में इस तरह से ना रहे कि पार्टी के फैसले वही ले और अजीत पवार के हाथ में पूरी एनसीपी की कमान दे दी जाए। और देखिए ये दबाव अगर बना रहता है, आने वाले बीएमसी चुनाव के नतीजे भी मायने रखेंगे और यहाँ तक कि जो उनके सांसद विधायक आगे क्या फैसला लेते हैं ये भी मायने रखेगा। अगर शरद पवार को इन सब स्तरों पर विरोध झेलना पड़ता है और परिवार का और दबाव बनता है तो आने वाले वक्त में पार्टी मर्ज हो सकती है, विलय हो सकता है और पूरी एनसीपी जो है वो अजीत पवार के तहत उनके नेतृत्व में आगे चल सकती है, महायुति का हिस्सा भी बन सकती है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।